गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास स्टूडेंट, आज हम बच्चों बायोलॉजी में आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग ब्लड और इसके कंपोजिशन और इसके फंक्शंस के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो हम लोग अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड, blood is a fluid connective tissue which flows through the blood vessels throughout the body. Blood has a fluid matrix called plasma. तो ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स के माध्यम से या ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और इसमें एक फ्लूइड मैट्रिक्स पाई जाती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा एक ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स होती है। प्लाज्मा इज़ अ कलरलेस लिक्विड, प्लाज्मा एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें आपका अ लॉट ऑफ वाटर एंड मैनी प्रोटीन्स और बहुत सारी प्रोटीन्स होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों की जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा इज़ इक्वल्स टू वाटर, वाटर प्लस प्रोटीन। तो प्लाज्मा जो कंटेंट होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है कंटेंट आपका वाटर और सेकंड कंटेंट जो होता है वो होता है बहुत सारी प्रोटीन्स। तो ये आपका ब्लड प्लाज्मा का कंटेंट होता है। ब्लड सेल कंटेन्स 3 काइंड्स ऑफ सेल। तो ब्लड में जो ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर इराइथ्रोसाइट विच इज़ ऑल्सो नोन एज रेड ब्लड सेल या आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड कार्टिकल्स भी कहते हैं। नंबर 2 है आपका ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड कार्टिकल्स या डब्ल्यूबीसी। नंबर 3 है आपका प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ब्लड होता है आपका, जो ब्लड है, ब्लड को 3 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है। उसके 3 भाग होते हैं। कंपोजिशन उसका होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स कंटेंट। तो इस प्रकार से ब्लड 3 मुख्य कंटेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे आरबीसी की, या आरबीसी को हम इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इराइथ्रोसाइट्स या आरबीसी आर द सर्कुलर इन द शेप व्हेन मैच्योर। जब इराइथ्रोसाइट या आरबीसी सेल मैच्योर हो जाती है तो इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियाई। और आरबीसी ही एक ऐसी सेल होती है जिसमें कि न्यूक्लियाई का अभाव होता है, न्यूक्लियाई नहीं पाई जाती है। Red blood cell of these because the presence of the colored pigment called hemoglobin in the red blood cell। तो जो लाल जो रंग की इसमें कणिकाएं जिनको हीमोग्लोबिन कहते हैं, पिगमेंट कहते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण आरबीसी का कलर जो होता है वो लाल कलर का होता है। तो सब बच्चे याद रखें इस पॉइंट को कि आरबीसी इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर द कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। बहुत ज़्यादा जो आपका आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। रेस्पिरेशन में ये जो आपका लंग्स होती है, लंग्स के द्वारा ये आपका ऑक्सीजन को पहुंचाता है पूरी बॉडी में उपस्थित टिश्यूज़ तक। और ये टिश्यू में जो आपकी मेटाबॉलिज्म के बाद जो जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होती है वो फिर दोबारा लंग्स के द्वारा लंग्स में पहुंचा दी जाती है, जो बाहर नेज़ल पार्ट के द्वारा एक्सहेल कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल होता है। रेड ब्लड सेल हैव लाइफ स्पेन अबाउट 120 डेज।
लगभग हम कह सकते हैं कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो आयु होती है, जो लाइफ साइकिल होती है, वो लगभग 120 डेज़ की होती है। तो आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है, जो जो मेन पॉइंट है, मैं आपको जो मुख्य बिंदु जो आपको याद रखने हैं वो मैं आपको मेंशन स्पेशली करता जा रहा हूँ। तो जो आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 डेज़ होती है, 120 डेज तक इसका लाइफ स्पैन होता है। तो ये याद रखें बच्चों। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डाई एवरी डे। लगभग ऐसा माना जाता है कि 3 मिलियंस का मतलब लगभग 30 लाख रेड सेल्स प्रत्येक दिन खत्म हो जाती हैं, वाइल 4 टाइम्स ऑफ एज मैनी ऑफ देम आर प्रोड्यूस इन अ बोन मैरो। और लगभग इसकी 4 गुना बोन मैरो में फिर से जनरेट हो जाती हैं, प्रोड्यूस हो जाती हैं। आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड लीवर। आरबीसी जो होती हैं स्प्लीन और लीवर में जाकर ख़त्म हो जाती हैं। अ हेल्दी एडल्ट मैन शुड पजेसेस 15 mg ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की अगर कंसंट्रेशन देखें तो 15 ml किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 15 ml या mg, ग्राम में हम लोग कहेंगे 15 मिलीग्राम कंटेंट होता है आपका 100 ml ब्लड के अंदर। 100 ml ब्लड के अंदर आपकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है आपकी 15 मिलीग्राम। तो इस प्रकार से ये इसकी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है किसी भी एडल्ट हेल्दी मनुष्य के अंदर। अगर हम बात करें और फीमेल के अंदर आपका ये 12 से लेकर 13 mg पर 100 ml होता है। तो यहाँ पर आपका जो फीमेल होती हैं, फीमेल के अंदर 12 टू 13 मिलीग्राम पर 100 ml वॉल्यूम में आपकी हीमोग्लोबिन काउंट होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ह्यूमन मेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा होती है देन कंपेयर टू फीमेल। तो फीमेल में जो काउंट होता है वो 12 टू 13 mg होता है। वही आपका जो मेल होता है, मेल के अंदर 15 mg पर 100 ml होता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने इराइथ्रोसाइट या फिर आरबीसी के बारे में हम लोगों ने स्टडी की, जानकारियाँ देखी। नंबर ऑफ आरबीसी इन द ह्यूमन मेल इज़ 5 मिलियंस पर ml एंड हेल्दी फीमेल इज़ 4.5 पर ml। लगभग अगर हम आरबीसी की टोटल काउंट की बात करें तो पर ml में इसकी जो काउंट होती है वो 5 मिलियंस होती है मेल में, और फीमेल में 4.9 पर मिलियन ml होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आरबीसी भी जो मेल होते हैं, मेल में 0.5% ज़्यादा होती है। एडल्ट मैन हैज़ 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी। तो लगभग वैसे हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 6% के आसपास बाई वेट आपका 6 से 7% के आसपास आपका बाई वेट कह सकते हैं आरबीसी होता है या ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन फिर भी एक औसतन अगर हम एक मान निकालें कि किसी भी एडल्ट मैन में 5 से लेकर 6 लीटर तक का जो ब्लड होता है पाया जाता है किसी भी एडल्ट व्यक्ति के बॉडी में। आगे हम लोग देखते हैं ल्यूकोसाइट इज़ अदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो ये वाइट ब्लड सेल होती हैं, ये इनकी जो संख्या होती है वो रेड ब्लड की सेल की संख्या से कम होती है। ये आरबीसी में हम लोग देखते हैं आरबीसी की वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आर लेसर इन द नंबर देन द रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स की संख्या में और इनकी संख्या में अंतर होता है। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, और इनका जो काम होता है वो हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डेवलप करना होता है, और ये हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती हैं। दे आर कैपेबल ऑफ स्क्वीजिंग देमसेल्व्स आउट ऑफ द कैपिलरीज टू
डिस्ट्रॉयड फॉरेन मैटर, और ये अपने आप को सिकुड़ कर जो बाहरी जो फॉरेन कोई भी मैटर अंदर आता है उसको अपने साथ बाहर निकालने में सक्षम होती है। वाइट ब्लड सेल ऑल्सो मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, और जो वाइट ब्लड सेल होती हैं वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं, और एंटीबॉडीज़ का जो निर्माण करती हैं वो हमारी जो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बनती हैं वो हमारी इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत कह सकते हैं कि बहुत लाभप्रद और बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ग्रेनुलोसाइट्स और नंबर 2 आपका ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो हमारे 2 प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात याद रखेंगे, हमारी वाइट ब्लड सेल होती हैं आपकी ग्रेनुलोसाइट, और नंबर 2 होती है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और 2 प्रकार की वाइट ब्लड सेल पाई जाती हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो यहाँ पर जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं पजेसिंग अ लार्ज साइज ग्रेनुल्स इन द साइटोप्लाज्म, उनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें बड़ी साइज़ के ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। एंड ए ग्रेनुल्स जिनमें ए का मतलब एब्सेंस ऑफ ग्रेनुल्स, तो जिनके साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार का ग्रेनुल्स नहीं पाया जाता है। वाइट ब्लड सेल्स which ingest the germs are called phagocytes। ऐसी वाइट ब्लड सेल्स जो बाहर से आए हुए किसी भी आक्रमणकारी जर्म्स को खत्म कर देती है, खा जाती है, को हम फैगोसाइट्स कहते हैं, और जो कि एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं फॉरेन बॉडी के खिलाफ, उनको हम लोग कहते हैं इम्यूनोसाइट्स और फैगोसाइट्स। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो टाइप ऑफ द ये हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। तो ये मोनोसाइट्स, आपका लिम्फोसाइट्स, आपका ब्लड प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स और आपका इसोनोफिल्स और बेसियोफिल्स, ये सभी ब्लड के सेल्स के टाइप हैं। तो फिर इस प्रकार से हमने देखा कि जो ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स अर्थात वाइट ब्लड सेल काउंट में रेड ब्लड सेल से कम होती हैं। ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती हैं। ये हमारी बॉडी में आक्रमण करने वाले किसी भी प्रकार के जर्म्स को से प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यूनिटी। और ये 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में ग्रेनुल्स बड़े बड़े साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट में कोई भी ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। और जो वाइट ब्लड सेल्स जो बाहरी आक्रमणकारी किसी भी इन्फेक्शन क्रिएट करने वाली जर्म्स को खा जाती है उसको हम कहते हैं फैगोसाइट्स, और जो एंटीबॉडी सेक्रीट्स करती है उसको हम कहते हैं इम्यूनोसाइट्स। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा वाइट ब्लड सेल अर्थात ल्यूकोसाइट्स के बारे में। अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बेटा कि ये आपका रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल में अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक एक करके हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो रेड ब्लड सेल की हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो दे आर लार्ज इन नंबर, ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और इनकी जो काउंट होती है वो 4.5 to 5 मिलियंस पर ml ऑफ ब्लड होती है। लगभग 4.5 से 5 मिलियन पर ml ब्लड में पाया जाता है। दे आर लेसर इन नंबर, और इनकी जो काउंटिंग होती है वो 5000 से 8000 ml पर ml होती है। और दीज आर स्मॉलर इन साइज इन ऑर्डर टू 7 माइक्रोमीटर। इनकी जो रेड ब्लड सेल्स की जो आकार होते हैं वो छोटी होती है, वो लगभग 7 माइक्रोमीटर के आकार की होती है। देयर साइज वेरीज फ्रॉम 8 माइक्रो टू 15 माइक्रोमीटर। दे आर न्यूक्लिएटेड। आरबीसी में मैंने बताया भी कि आरबीसी में किसी भी प्रकार से न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता, जबकि वाइट ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस पाया जाता है। दे कंटेन हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट इन वाइट ब्लड सेल और WBC। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दे परफॉर्म फैगोसाइटिस में मतलब किसी भी बाहरी जर्म्स को जो अटैक करता है बॉडी को खा जाते हैं, प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइट्स। और ये आपका एंटीबॉडीज़ जो इम्यूनोसाइट से बनाते हैं, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर डीजेनरेटेड इन मैच्योर RBC एंड मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स आर रिटेन्ड। नाउ आगे हम लोग देखते हैं
ब्लड प्लेटलेट्स बहुत इम्पोर्टेंट और आपका एक पार्ट होता है ब्लड का। तो जैसे हमने ब्लड में बताया था 3 प्रकार की सेल हमने देखी थी, WBC, RBC और इसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट्स कलर होती हैं, स्मॉल साइज होती हैं और फ्रेगमेंटेड सेल ऑफ द वेरियस शेप होते हैं। दे डू नॉट पजेस एनी न्यूक्लियाई, यहाँ पर भी कोई किसी भी प्रकार का न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता इन सेल्स में। दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, ये ब्लड में थक्का जमाने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लेटलेट्स प्लग्स द प्लेस ऑफ इंजरी एंड क्लॉट ऑफ द ब्लड, यह चोट लगे स्थान को क्लॉट बनाने से वहाँ पर एक प्रकार से मरम्मत करने का काम करती है। देयर लाइफ स्पेन इज़ टू 7 to 10 डेज, और इनकी जो लाइफ स्पेन होती है लगभग 7 से 10 दिन होती है। प्लेटलेट्स एग्जिस्ट इन अ लार्ज नंबर हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 0.1 to 0.45 million per millimeter of the blood. The main function performed by the body due to the circulation of the bloods are flow, transportation and nutrition such as sugar, vitamins, minerals, amino acids। तो जो मेन परफॉर्मेंस जो होते हैं ब्लड के वो निम्नलिखित होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो ब्लड होते हैं कौन कौन से जो फंक्शन हैं उनको परफॉर्म करता है। सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे न्यूट्रिएंट होते हैं, शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नंबर 2, ये रेस्पिरेटरी गैसेस, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो, को ट्रांसपोर्ट एक लंग से लेकर पूरी बॉडी के टिश्यूज़ तक और पूरी बॉडी के टिश्यूज़ से लंग्स तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और नंबर 3 अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होते हैं जो किडनी से एक्सक्रीट होते हैं को किडनीज तक पहुंचाने का या यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फाइनली जो ये आयंस को, आयनिक जो पार्ट्स होते हैं बॉडी में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, जैसे पोटेशियम आयन, और ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में आपके सोडियम आयन काम करते हैं। तो इनको भी ब्लड के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक टिश्यू से दूसरे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर पहुंचाने का काम ब्लड करता है। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है ब्लड की, ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को समझेंगे, किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो हम लोग देखेंगे तो इन इंजरी विच रप्चर अ ब्लड वेसल्स में कॉज इमेंस ब्लड लॉस एंड मे इवन लीड्स टू डेथ। किसी भी इंजरी में जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, जिसके कारण हमारा बहुत सारा जो रक्त है, जो ब्लड है, वो लॉस हो जाता है। इससे ज़्यादा ब्लड बहने के कारण कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। बॉडी हैज़ इट ओन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दिस लॉस बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट। तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी का एक अपना सुरक्षा तंत्र होता है, एक अपना मैकेनिज्म होता है जिसके वो ब्लड क्लॉट बनाता है। और ब्लड क्लॉट से क्या होता है, ब्लड का बहना रोकने का काम करता है, विच प्लग द इंजरी टू स्टॉप ब्लीडिंग, जिससे कि जो आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। Clotting or coagulation of a blood is a complex process which requires several factors. Major step of the blood coagulation are described below। तो बहुत से ऐसे जो ये एक बहुत जटिल प्रोसेस होती है, और यह जो प्रोसेस होती है कई चरणों में संपन्न होती है, और जो कि ब्लड को क्लॉट करने या कोगुलेशन करने का काम करती है। अगर हम बात करें कि इसके मुख्य जो चरण हैं, जो स्टेप्स हैं, उनके बारे में, तो ये निम्नलिखित हैं जो आप देखेंगे अभी कि एज blood flow out from the damaged blood cell, blood platelets release in the substance called thromboplastin। तो जैसे ही ब्लड किसी भी डैमेज टिश्यू या ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर बहता है, तभी अचानक जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, याद रखना बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन को जो रिलीज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट इन द ब्लड
गेट कन्वर्टेड इनटू द थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की उपस्थिति में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है प्रोथ्रोम्बिन नामक एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि थ्रोम्बिन में फाइनली जाके कन्वर्ट हो जाती है। थ्रोम्बिन देन कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इनटू फाइब्रिन। और जो थ्रोम्बिन होता है वो एक उत्प्रेरक की भांति काम करता है, जो कि ब्लड में उपस्थित फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होती है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। फाइब्रिन इज अ अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म्स मैश इनटू द रेड ब्लड सेल्स कार्पकल्स एंड गेट इंटेंगल एंड फ्रॉम अ ब्लड क्लॉट्स। तो ये फाइब्रिन ही एक ऐसा फाइनल हमारा प्रोडक्ट होता है जो कि ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके द्वारा ही ब्लड क्लॉट का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि इसमें होने वाले मुख्य स्टेप्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये है आपका इंजर्ड टिश्यू। ये आपका इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू। तो इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू ब्लड प्लेटलेट्स, इंजर्ड टिश्यू प्लस ब्लड प्लेटलेट्स। यहाँ से आपकी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करती हैं, और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कहाँ से हुआ था? ब्लड प्लेटलेट से। अब जो थ्रोम्बिन होता है वो एक प्रकार से कैटलिस्ट का काम करता है, और जो ब्लड में उपस्थित जो आपका फाइब्रिनोजिन होता है, फाइब्रिनोजिन को आपका फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर ये थ्रोम्बिन जो होता है वो एक कैटलिक एक्टिविटी का काम करता है। और जो फाइब्रिनोजिन से जो फाइब्रिन प्राप्त होता है, फाइब्रिन हमारा लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट होता है। और जो फाइब्रिन होता है रेड ब्लड कार्पकल्स को ब्लड क्लॉट या थक्के में, खून के थक्के में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जो ब्लड का जो फ्लो होता है हमारी बॉडी से वो रुक जाता है। तो फिर एक बार सब बच्चों में इस प्रोसेस को फिर से दोहराना चाहूँगा। फिर सब बच्चे जिनको समझ में नहीं आया फिर से देखेंगे कि ये हमारा कोई भी इंजर्ड टिश्यू है, कहीं पर भी हमें इंजरी हो जाती है तो इंजर्ड जो टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स से आपका ये ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज़ करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती है, और जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन एक प्रकार से कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। कैटालिटिक एक्टिविटी में ये ब्लड में उपस्थित फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और जो फाइब्रिन जो होता है वो आपका लास्ट प्रोडक्ट है, और फाइब्रिन आपका रेड ब्लड सेल्स को क्लॉट करने में सहायता करता है। इस प्रकार से आपकी ब्लड क्लॉट हो जाता है, और जो खून का जो रिसाव होता है, जो खून का जो बहना होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने देखा कि व्हाट is the blood and composition of blood, function of the blood and how the blood clotting process takes place। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक था उसमें ये ब्लड वाला कंटेंट हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है सब बच्चों को ये आज का लेक्चर से बहुत लाभ होगा और समझ में भी आया होगा। तो जितना भी आज पढ़ाया है उसको आप वीडियो को देखें, और देखने के बाद जो आपने बुक खरीदी होंगे उनकी सहायता से भी पढ़ें। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करें।